अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का इशारा दे रही है। कल वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। आज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में इमरान खान का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें, हम नहीं डरते। यहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है। और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। आज कौमी असम्बली में भी गवर्नर राज पर बात हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के आधे से ज्यादा वुज़रा कल से कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है। असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं, आपको फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। जनाब स्पीकर, अगर लड़ना होता, लोगों को निकालना होता तो यहाँ से 38 एमएनएज आपके साथ केपीके से आ रहे हैं, हमारे पास 91 एमपीए केपीके से हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट से हमारे डीपीओ और पुलिस मौजूद थे। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सफर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हुकूमत अगर गवर्नर राज लगाने का सोच रही है तो याद रखे कि उसके जो सियासी नताइज होंगे वो हुकूमत से संभाले नहीं जाएंगे। इसके जवाब में कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि गवर्नर राज मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दर्ज है और ये एक आइनी अमल है। असद कैसर साहब मेरे भाई हैं, मेरे से ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, कानून को समझते हैं, स्पीकर की चेयर पर रहे हैं। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौहर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। हाँ, गैर आइनी अमल ये है कि आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी क्लाशन कोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करें, वो गैर आईनी है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि गवर्नर राज एक आइनी ऑप्शन होता है जो हर हुकूमत में मौजूद होता है। जब गवर्नेंस कमज़ोर हो तो इस तरह की बातें चल पड़ती हैं। क्या गवर्नर राज लगने जा रहा है? देखिए, बात यह है कि ये एक आईनी ऑप्शन होती है जो हर गवर्नमेंट को मौजूद होती है। तो जब गवर्नेंस वीक हो तो इस तरह की बातें चल पड़ती हैं। लेट्स सी कैसे चलता है सीडीएफ वाले मामले पे जो मसला बन गया है, उस पे ख्वाजा आसिफ साहब का कल मसला पता नहीं बना दिया गया है ट्विटर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। कल बड़ी क्लैरिटी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया कि हर चीज स्मूथली चल रही है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। और आज सेनेटर फैसल वाउडा ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर शराफत के साथ नहीं चलेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है। लग रहा है या नहीं? सवाल तो है। हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि केपीके का सीएम अपनी जिम्मेदारियां निभाए। अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। इस पूरी बहस का आगाज उस वक्त हुआ जब कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। अब जो है वो इमरजेंसी लगानी है, गवर्नर रूल लगाना है, ये फैसला हो चुका है। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पॉन्डर कर रही है, बिल्कुल सोच रही है और सीरियसली एक जो है थॉट इस चीज को दी जा रही है, क्योंकि आप कब तक जो है वहाँ पे जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, कब तक उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ेंगे? 2 महीने के लिए हो सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन, उसके बाद ये एक्सटेंडेबल भी होता है। We're making this decision is actually being thought specifically with regards to जो एक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तब्दीली की खबरें और नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुमकिन नाम भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से जब सहाफियों ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस हवाले से कोई इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं, 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 जो। क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे नहीं पता। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं।
वफाकी हुकूमत मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को टारगेट कर रही है और तनकीद का निशाना बना रही है। वहाँ करप्शन, गवर्नेंस और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर सवालात उठा रही है। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है। वहाँ पे इस टाइम पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अफगान मुलव्वस हैं या खुद को हमलेवार तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। सियासत आप बिल्कुल करें, आपका जो दिल करता है करें, उस पर हमारा कोई उनके साथ वो नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ पे कोई सूबा अपनी पॉलिसी बना के नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता और ना इसकी इजाज़त देंगे। इससे पहले कल वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ ने मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर संगीन इल्ज़ामात लगाए कि ड्रग्स की स्मगलिंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आला मुलविस हैं। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न होने पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। और अब से थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है कि दफ़ा 144 लगा दी गई है, यानी एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। 4 नवंबर के बाद से इमरान खान से फैमिली, पार्टी रहनुमा और वकला की कोई मुलाकात नहीं हुई है और 16 अक्टूबर के बाद से जेल में किसी केस की कोई समाअत भी नहीं हुई है। इस हवाले से बैनुल अक़वामी मीडिया में भी इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी के हवाले से कई खबरें गर्दिश कर रही हैं। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि इमरान खान के बेटों को इमरान खान से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी नहीं है। और इमरान खान के बेटे कासिम खान ने खबरसा एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू भी दिया है। रॉयटर्स में अरीबा शाहिद की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटों को खदशा है कि हुक्काम उनकी हालत के बारे में कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जो नाकाबिल तलाफ़ी है। इमरान खान के बेटों में से एक ने बताया है कि 3 हफ्तों से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया कि वो जिंदा हैं। खबर के मुताबिक अदालती हुक्म के बावजूद जेल में मुलाकातें रोक दी गई हैं और मुमकिना जेल मुंतकली से मुताल्लिक अफवाहें फैल रही हैं। उनके बेटे कासिम खान ने रॉयटर्स को बताया कि ख़ानदान की हफ्तावार मुलाकातों के अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से कोई बराह रास्त या काबिल तस्दीक राब्ता नहीं है। उन्होंने तहरीरी बयान में कहा कि ये न जान पाना कि आपके वालिद महफूज हैं, ज़ख्मी हैं या जिंदा भी हैं या नहीं, जहनी तशद्दुद की एक शक्ल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई माह से कोई आज़ाद ज़राए से तस्दीक शुदा राब्ता नहीं हुआ है। खबर के मुताबिक कासिम खान ने मज़ीद कहा कि आज हमारे पास उनकी हालत के बारे में कोई काबिल तस्दीक मालूमात नहीं है। हमारा सबसे बड़ा खौफ यही है कि हमसे कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है जो नाकाबिल तलाफ़ी हो सकता है। ख़ानदान ने मुतअद्दिद बार इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को रसाई देने की दरख्वास्त की है, जिसे 1 साल से ज़्यादा अरसे से उनका मुआयना करने की इजाज़त नहीं मिली। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ने इस मामले पर दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। एक जेल एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि इमरान खान की सेहत अच्छी है और वो किसी ऐसी मनसूबाबंदी से वाकिफ़ नहीं हैं कि उन्हें ज़्यादा सिक्योरिटी वाली जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। खबर के मुताबिक इमरान खान के बेटे कासिम खान ने कहा कि ये तन्हाई जानबूझकर रखी गई है। उन्होंने इन हुक्काम की तरफ इशारा किया जिनके बारे में उनका यकीन है कि वो उनके वालिद को इसलिए अलग रखे हुए हैं क्योंकि वो हुक्काम मेरे वालिद से खौफजदा हैं और वो जानते हैं कि उन्हें जमहूरी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। खबर के मुताबिक कासिम खान ने मजीद कहा कि उन्होंने अपने वालिद को आखिरी बार नवंबर 2022 में देखा था, जब वो पाकिस्तान आए थे और इमरान खान कातिलाना हमले से बच गए थे। कासिम ने कहा कि वो मंजर आज तक मेरे जहन में है। अपने वालिद को इस हालत में देखना ऐसी चीज़ है जो भुलाई नहीं जा सकती। खबर के मुताबिक कासिम ने कहा कि यह सिर्फ सियासी तनाज़ा नहीं है, यह इंसानी हुकूक का मसला है। हर सिमत से दबाव आना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है कि वो महफूज हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्स पोस्ट पर इमरान खान से मुलाकात न होने पर तशवीश का इजहार किया है। 4CP ने एक्स पोस्ट में लिखा कि 4CP साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए पाबंदियों पर मबनी हिरासती हालात और ख़ानदानी मुलाकातों पर मुबैना पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। ऐसे इल्ज़ामात पर फौरी वजाहत होनी चाहिए जिनके मुताबिक इमरान खान करीबी रिश्तेदारों, साथियों या कानूनी मुशीरों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि करीबी ख़ानदान और वकला तक बाकायदा बिला रुकावट रसाई, तन्हाई और हिरासती इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बुनियादी हिफाजती ज़मानत हैं। 4CP ने मज़ीद लिखा कि हम हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब होम डिपार्टमेंट से मुतालबा करते हैं कि तमाम इक़दामात आइनी और कानूनी तकाज़ों और इंसानी सलूक के बैनुल अक़वामी मयारात के मुताबिक यकीनी बनाए जाएँ। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन को लेकर भी क़यासराइयाँ हो रही हैं। कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बारे में गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना क़यासराइयाँ की जा रही हैं। आगाह रहें कि अमल शुरू किया जा चुका है। वज़ीर आज़म जल्द वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। किसी भी किस्म के अंदाज़ों या क़यासराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। बात ख़त्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आज
जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि एक नया इदारा बन रहा है, उसमें दिन लगते हैं, ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और हो गया। दूसरा एक नोटिफिकेशन जिसके हवाले से हुकूमती जिम्मेदारान तरदीद कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो भी चीज़ चल रही है जिसको आप फेक न्यूज़ कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाव हो जाए, ऐसे होता नहीं है, पूरा सिस्टम बनना है, उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। वो ये तो नहीं है बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज़। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अभी उनके जजेस के लिए अदालत, घर, सब कुछ एक पूरा सिस्टम बनना है। ये कहते हैं नहीं कि चीफ का भी ऐसे करे, उनको अच्छा है, उनको जो चंद एक लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है लगी रहने हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, पहले हुकूमत ने ही हिंट दिया, अब जब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सवाल उठा रही है तो वज़ीर कानून दिफा भी कर रहे हैं कि एक आईनी अमल है, अगर गवर्नर राज लगता है। क्या वाकई लगाने जा रहे हैं? कल ज्वाइंट सेशन भी है, पक्का इरादा कर लिया? देखिए, ये एक ऑप्शन है और ऑप्शन के ज़ेरे गौर होने में और फैसला होने में जो है वो काफ़ी फ़र्क होता है। इस बारे में फ़ैसला तो कोई नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन ज़ेरे गौर है और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनको जिस एजेंडे पे और जिस टास्किंग के ऊपर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, अब ये उस टास्क की तरफ किस तरह से आगे बढ़ते हैं और क्या जो है वो लाहे अमल इख्तियार करते हैं, उसके ऊपर इस बात का इन्हिसार होगा। अगर उन्होंने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जोश जज्बे से और कोई ऐसे तरीक़ाकार से काम लिया तो फिर हो सकता है कि फिर इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन ना रहे। तो रासब, तो फिर बुनियादी तौर पर तो उनके लिए ये एक धमकी है, संजीदगी से इसको सोचा नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़े तो आपकी वजारत आला जाएगी। नहीं, देखिए, इसमें ऐसे है कि वो टास्किंग जो गंडापुर साहब को दी गई है और उन्होंने उससे माजरत की या उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या ये नहीं हो सकेगा, तो उसके बाद फिर जब उस टास्किंग को पूरा करने के लिए सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अपनी जो है वो यानी कारकर्दगी दिखाएंगे, जिसमें सरेदस्त तो दहशतगर्दी के उन वाक़यात के ऊपर जो है वो स्टेट को सपोर्ट ना करना और ये अफ़गान महाजरीन के मामले को डिस्टर्ब करना, तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो इसके ऊपर अगर वो उस हद तक आगे जाएंगे कि वो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या जो उसकी रिट है उसको उस हद तक डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर ये ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है फेडरल गवर्नमेंट को, तो उसको फिर उसके ऊपर अमल हो सकता है। ये ऑप्शन है, फैसला नहीं है, लेकिन इस सूरत में अगर वो वॉर ऑन टेरर के हवाले से और ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोऑपरेट करें, मगर इमरान खान साहब से मिलने का मुतालबा करें, उन्हें रिहा कराने के लिए प्रोटेस्ट करें, तो ठीक है, फिर गवर्नर राज नहीं लगेगा, फिर ये धमकी नहीं है? नहीं, देखिए, ये जो उन्होंने इसको मुलाकात के इशू को जो है वो देखें, ये 2 दिन पहले इनका एक बड़ा हाई लेवल का जो है वो डेलीगेशन जो है वो स्पीकर साहब से मिला था, जिसमें राजा नासिर अब्बास साहब भी थे, गौहर खान साहब भी थे, आमर डोगर साहब भी थे, बाकी भी सारे, असद कैसर साहब थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो उन्होंने हमारे साथ स्पीकर साहब के साथ ये बात की और हमने उनको यकीन दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे ही वापस आते हैं तो ये इशू जो है इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मेरा ख़्याल है कि वो हमसे मिल के गए हैं तो सुहेल अफरीदी साहब की धमकी आ गई कि जी हम मंगल को जो है वो जेल के बाहर ये करेंगे और उसके अलावा हम ऐसे करेंगे। तो ये इस तरह से तो फिर जो है वो मामलात को जो है वो तो अब कल उन्होंने चलाया जा सकता है। अब कल उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, फिर जो है वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। कल उन्होंने प्रोटेस्ट करना है और आपने दफ़ा 144 लगा देनी है, तो क्या होगा कल? क्या फिर अरेस्ट हो रहे होंगे या प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाएगी? क्या होगा? अगर तो उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा ना की और उन्होंने जो है वो पुरअमन एहतजाज किया या वो वहाँ पे जो भी वो अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो किया,
तो फिर तो ऐसी सूरत नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने वो साथ पुलिस लेके आते हैं, साथ जो है वो सरकारी लाहौर लश्कर लेके आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे आके अगर वो तसादम की या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं तो फिर उन समेत बाकी जो लोग भी वहाँ पे होंगे तो उनके ख़िलाफ़ फिर कानून जो है वो अपना रास्ता तो लेगा। जैसे मगर फिर इसका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो, इसका बड़ा अच्छा और आसान हल है कि कल फैमिली की मुलाकात का दिन है, इमरान खान की बहनों की मुलाकात करा दें, वो वापस बाहर आके खैर आफियत बता दें, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये नहीं है? लेकिन उसके लिए उनको चाहिए कि वो कानूनी रास्ता जो है वो इख्तियार करें। इस तरह से धमकियों का और यानी जो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने का रास्ता जो है वो इख्तियार ना करें। देखें शाहजेब, जो भी वाक़या होता है तो वो को अज़ ख़ुद नहीं हो जाता, उसके पीछे कोई ना कोई उसका जो है वो पस मंज़र भी होता है। यही जेल से जो है वो बैनुल-अक़वामी जो है वो जरीदों में इंटरव्यू भी छपते रहे हैं, मज़ामीन भी छपते रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो है वो कैंपेन भी मैनेज की जाती रही है, फंडिंग जो है वो होती रही है, कांग्रेसमैन से राब्ते जो है वो होते रहे हैं, टेलीफोनिकली भी राब्ते होते रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो हुआ है उसके बाद फिर 26 नवंबर 2024 का जो इस्लामाबाद के ऊपर हमला था वो भी वहीं पे जो है वो सारा बैठ के उसको जो है वो तरतीब दिया गया, उसके बाद उसको मुनज़्ज़म किया गया। तो जब इन सारी चीज़ों को देखा गया तो सारे जो ताने बाने जो हैं वो फिर इन मुलाकातों से जाके जुड़ते थे। तो अब जब 26 नवंबर 2025 को दोबारा उन्हीं हालात को पैदा करने की जो है वो धमकियाँ दी जा रही थी, बल्कि इसकी तैयारी हो रही थी और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इसमें बुनियादी किरदार अदा करने वाले थे, तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो फिर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि फिर ऐसे लिंक्स को या ऐसे राब्तों को जो है वो यानी मुनक़ते कर दे, उनको जो है वो रोक दे, ताकि इस किस्म की मुल्क में सूरत हाल पैदा ना हो। एक प्रेसिडेंट है जिसमें इमरान खान साहब ने एक चीफ मिनिस्टर को फारिग कर दिया, दूसरे चीफ मिनिस्टर आए हैं, वो चीफ मिनिस्टर अपनी तकारीर में कह चुके हैं कि वो ज़ाहिर इमरान खान को रिहा कराने के लिए किरदार अदा करेंगे। नाउ जो बात आप कह रहे हैं कि जिस वजह से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही हैं उसके तहत तो फिर आप कल भी नहीं मुलाकात होने देंगे, आने वाले दिनों में भी नहीं मुलाकात होने देंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नर राज लगा देंगे, तो ये तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रास्ता तो नहीं है, अदम इस्तेहकाम ही का रास्ता है फिर ये भी नहीं। तो फिर दूसरी तरह से ये कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने वाले थे? अगर इनको जो है वो ये नहीं सुन लेना, अगर ये राब्ते जो हैं यानी इन मुलाकातों से, ये मुलाकात तो करते ही नहीं है, यानी मुलाकात जो है, मुलाकात का जो मकसद कानून में है, जो रूल्स में है, उस तरह से अगर ये मुलाकातें करते होते तो ये सारा कुछ जो मैंने अर्ज़ किया है तो ये सारा कुछ हो सकता था। यानी ट्विटर अकाउंट जो है वो चल सकता है, ये बैनुल-अक़वामी जरीदों में मज़ामीन और जो है वो इंटरव्यू छप सकते हैं, ये इस्लामाबाद पे जो हमला है या इस्लामाबाद पे जो चढ़ाई है वो मैनेज हो सकती है वहाँ पे बैठ के इन मुलाकातों से। तो अगर इन मुलाकातों से सारा कुछ हो रहा था तो फिर ये मुलाकात तो ना हुई ना। ये अगर ये मुलाकातें जो हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो मुलाकातों का मकसद है उसके तरह से करना चाहें या करें तो कोई नहीं इनको रोकेगा, ये करें, सुबह कर लें। मगर लेकिन इस बात की यकीनदारी करवाएं कि मुलाकातें ही करेंगे, उससे जो है वो हुकूमत को जो है वो यानी अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने या कोई दोबारा इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। वैसे क्या हुकूमत के पास कोई ख़ास इंटेलिजेंस थी? क्योंकि 26 नवंबर जब पिछले साल हुआ उसको एक साल गुजर गया और एक साल गुजरने के बाद तो हुकूमत उसके बाद मुलाकातें उनकी होती रही हैं, अचानक 4 नवंबर को मुलाकातें सस्पेंड कर दी जाती हैं। तो क्या हुकूमत को कोई ऐसी इंटेलिजेंस मौजूद थी कि कुछ होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ मोबिलाइज करने जा रही है जिससे अदम इस्तेहकाम होगा, इसलिए अचानक मुलाकातें रोकी? जी बिल्कुल, हुकूमत के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कि सुहेल अफरीदी साहब अब क्या करने वाले हैं और ये 26 नवंबर 2024 की याद में 26 नवंबर 2025 को क्या करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद थी और इन मुलाकातों के ज़रिए से ही ये सारा कुछ मैनेज होने जाना था और इससे पहले भी ये मैनेज होता रहा। राजा साहब आप गुजर गई 26 नवंबर, वो ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो बाद में सामने आई। राजा साहब गुजर गई 26 नवंबर, दिसंबर आ गया, सर्दी भी ज़्यादा हो गई, तो फिर कल मुलाकात करने दी जाएगी या अब कल भी नहीं करने दी जाएगी? तो चले
नहीं तो 26 नवंबर शाहजेब गुजरे अभी 2 दिन हुए तो उन्होंने ये सुबह का नया प्रोग्राम रख दिया है। यानी अब सुबह फिर इन्होंने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी पैदा करने का प्रोग्राम बनाया है कि मेरा ख्याल है कि सभी को अडयाला जेल से काफ़ी फासले पे ही रोका जाना मुनासिब होगा। ऐसा तो नहीं है कि इनको वहाँ पे गेट पे रोका जाए, तो फिर मुलाकात ये किस तरह से करेंगे? यानी आप मामला ये है कि बातें बता रहे हैं कि कल भी मुलाकात जो है वो इस किस्म की सूरत हाल को दावत देते हैं। वैसे उनके दे आर आस्किंग आपने सुना अभी कि उनके जो बेटे हैं वो काफ़ी परेशान हैं अपने वालिद साहब की सेहत को लेकर। आप सब ने जेल भुगती है और ज़ाहिर फैमिली बहुत मुश्किल वक्त से गुजरती है, आपकी फैमिली भी गुजरी है और उनके बेटों का हक है उन्हें पता चले, तो बेटों से बात करा दीजिए। अब गुज़िश्ता हफ्ते भी अब ये बात कर रहे थे, कम से कम बेटों से बात करा दीजिए उनकी और वो बता दें कि जी मैं खैरियत से हूँ, सेहतयाब हूँ। देखिए, जहाँ तक उनकी खैरियत का मामला है बिल्कुल वो खैरियत से हैं, इस बारे में कोई जो है ये अफवाह साजी जो की जा रही है गलत है और उनको जो शिफ्ट करने की बात है वो भी बिल्कुल गलत है। बाकी मामला ये है कि ये इन मामलात को जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ रूल्स के मुताबिक जो है ये इन मामलात को आगे बढ़ाएं। तो इसके ऊपर जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि ये स्पीकर साहब से जब इनकी बात हुई है 2 दिन पहले, तो हमने इनको यकीन दहानी करवाई है कि आप ये जो अमन व अमान की सूरत हाल या ये जो धमकियाँ और ये हम ये कर देंगे वो कर दें, इसको छोड़ें। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो हम उनसे बात करके आपकी भी मीटिंग अगर आप मिलना चाहें तो हो सकती है और इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करेंगे। अभी वो मुलाकात ख़त्म नहीं हुई तो उन्होंने ये मंगल का जो है वो कल का इन्होंने एहतजाजी प्रोग्राम रख दिया और उसके बाद आपकी वफाक की तरफ से गवर्नर राज की धमकी आ गई ना, उस धमकी के साथ एक और ख़बर आ गई कि गवर्नर तब्दील किया जा सकता है, जिसमें जर्नलों के नाम भी आ गए। अब ये भी इसी बात से नत्थी है कि जो कुंडी साहब हैं उनकी जो गवर्नरशिप है वो इस बात से मुंसलिक है कि आफरीदी साहब का कंडक्ट क्या होगा। अगर उनका कंडक्ट ऐसा हुआ कि गवर्नर राज लगाना हुआ तो फिर गवर्नर भी तब्दील किया जाएगा। अभी तो ये फैसला ही नहीं है, ऑप्शंस ज़ेरे गौर होना तो वो तो होते रहते हैं। जब फैसला होगा तो उसके बाद फिर ये भी साथ ही फैसला कि कुंडी साहब ने कंटिन्यू करना है या किसी और ने आना, ये उस वक्त की बात है जब फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ है गवर्नर राज लगाने का, ये ज़ेरे गौर मामला ज़रूर है मगर फैसला अभी तक नहीं हुआ है। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं और आप खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तालिबान हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से खित्ते और दुनिया के अहम ममालिक में अफगान शहरियों और अफगान तारिकीन वतन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है। ईरान भी इसी पॉलिसी पर अमल कर रहा है। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाक़े में अफगान शहरी के मुलविस होने के बाद ट्रंप इंतजामिया अफगान पनाह गुज़ीनों और अफगान शहरियों को बराह रास्त निशाना बना रही है। अफगान पासपोर्ट पर अमरीकी वीज़े बंद कर दिए गए हैं। अफगान शहरियों की असाइलम की दरख्वास्तों पर कार्रवाई रोक दी गई है। इसी तरह हालिया पाक अफगान तनाव के बाद पाक अफगान सरहद बंद हुई और अफगानिस्तान को गैर मामूली तिजारती मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो अफगान तालिबान ने ताजिकिस्तान से भी उम्मीदें वाबस्ता कर ली और कोशिश की कि ताजिकिस्तान के रास्ते मुतबादिल तिजारती रास्ता हासिल किया जाए, मगर गुज़िश्ता चंद दिनों में अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए हैं जिसमें 5 चीनी शहरी मारे गए हैं और 5 ज़ख्मी हो गए हैं और इस सारी सूरत हाल से अफगानिस्तान पर सिफारती दबाव बढ़ता जा रहा है। अफगान तालिबान ताजिकिस्तान को तो दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से ताउन की पेशकश कर रहे हैं मगर पाकिस्तान के मामले पर मुसलसल हटदर्मी दिखा रहे हैं। अफगान तालिबान के तुर्की और कतर की सालिसी में पाकिस्तान से मुज़ाकरात के 3 राउंड हो चुके हैं और पाकिस्तान का एक ही मुतालबा था कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ आइडियोलॉजिकल या ऑपरेशनल इक़दाम उठाएं और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मौसर तरीके से रोकें। लेकिन अफगान तालिबान पाकिस्तान के मुतालबे को मानने और कमिटमेंट देने को तैयार नहीं हुए। इसीलिए मुज़ाकरात के 3 राउंड्स का नतीजा नाकामी की शक्ल में निकला और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा होता चला गया। तुर्की और कतर की सालिसी में पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद दोबारा बराह रास्त मुज़ाकरात की उम्मीदें भी तकरीबन दम तोड़ गई थी, मगर अब अफगान मीडिया दावा कर रहा है कि पाक अफगान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। लेकिन इस दफ़ा कतर या तुर्की नहीं बल्कि सऊदी अरब सालिसी कर रहा है और पाक अफगान वफूद के दरमियान रियाज में अहम मुलाकात भी हुई है, मगर ये मुलाकात भी बेनतीजा रही। न्यूज़ चैनल तुलो न्यूज़ की ज़राए से खबर के मुताबिक अफगान तालिबान का एक आला सतह का वफ़द सऊदी अरब पहुँच गया है। सीनियर तालिबान लीडर अनस हक्कानी, नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब और तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा अफगान वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान की तरफ से
भी एक वफ़द सऊदी अरब पहुँच चुका है और सऊदी अरब की सालिसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। खबर के मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात के एजेंडे के बारे में मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं, ताहम ज़राए का कहना है कि इन मीटिंग्स का मकसद हालिया कशीदगी को कम करना और दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत के लिए एक फ्रेमवर्क कायम करना है। जबकि सहाफ़ी समी यूसुफजई की सिफारती ज़राए से खबर के मुताबिक रियाज़ में पाकिस्तान और सऊदी अरब के वफूद के दरमियान गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई है, जिसका मकसद अहम सियासी मसाइल और मुज़ाकरात के मुमकिन रास्तों पर गौर करना था। मगर ज़राए के मुताबिक ये बातचीत किसी वाज़ेह पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो गई, क्योंकि दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। ताहम मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न होने के बावजूद सऊदी अरब ने अपनी सिफारती कोशिशों को जारी रखने और दोनों फरीकों के दरमियान मज़ीद बातचीत की सहूलत फराहम करने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। मगर पाकिस्तान की जानिब से इन खबरों की ना तरदीद की गई ना ही तस्दीक की गई है। मगर पिछले मुज़ाकरात से ये वाज़ेह है कि पाक अफगान मुज़ाकरात उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते कि जब तक अफगान तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करने के पाकिस्तान के बुनियादी मुतालबे पर तहरीर रजामंदी जाहिर नहीं करते। आम बात यह है कि हफ्ते को नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाक अफगान तनाव और मुज़ाकरात के हवाले से अहम तफसीलात मीडिया के साथ शेयर की और बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप के लिए तैयार था, लेकिन कतर की मुदाखलत के बाद इस पर अमल दरामद रोक दिया गया। कतर ऐसा मुल्क है कि जो मुझे आवरली उस वक्त रब्ता कर रहा था उनका वजारत खारजा, क्योंकि उनके वजीर आज़म खुद वजीर खारजा है और उनको असिस्ट करता है स्टेट फॉरेन मिनिस्टर। वो मेरे साथ रेगुलरली राब्ते में थे एवरी आवर। उनको पता चल गया था कि हम किनेटिक शायद एक्शन लेने वाले। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप अपनी साइड को रोक लें, हम मीडिएशन करते हैं और हम मसला हल कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी। मैं मशकूर हूँ फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, आर्म फोर्सेस के सरबराहान का, खुसूसन सैयद फील्ड मार्शल आज़म मुनीर साहब का, कि उन्होंने मेरी बात मानी और उस रात जो क्लीन अप ऑपरेशन होने जा रहा था, जो इनको सबक आ जाता, वो रुक गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर मुल्क में दहशतगर्दी के 2 मज़ीद वाक़यात हुए हैं, जिनमें से एक खैबर पख्तूनख्वा में और दूसरा बलूचिस्तान में हुआ है। इन दोनों वाक़यात में कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी के इस वाक़े में 2 हमलावर मुलविस थे। दोनों हमलावर सड़क किनारे खड़े थे। पुलिस मोबाइल करीब आने पर एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जबकि दूसरा हमलावर फरार हो गया। धमाके के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी तरह कल रात बलूचिस्तान में ज़िला चागी के इलाके नोकंडी में FC के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। BBC के इतलात हैं कि हमलावरों की तादाद 4 थी, जिनमें से एक ने FC हेडक्वार्टर के मरकजी गेट पर खुद को बारूद से उड़ा दिया, जबकि बाकी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारे गए। चागी पुलिस के SP मोहम्मद शरीफ ने फ़ोन पर बताया कि हमला इतवार की शब 8:30 बजे के करीब हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। BBC के मुताबिक नोकंडी में इंतजामिया के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हमला 8:30 बजे के करीब किया गया, जिसके बाद फायरिंग का सिलसिला अंदाजन 1.5 से 2 घंटे तक जारी रहा। सबसे पहले ब्रिगेड हेडक्वार्टर के मरकजी गेट की जानिब से एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इंतजामिया के एहलकार ने बताया कि पिछले धमाके के बाद वक्फे से 7-8 के करीब छोटे धमाकों की भी आवाज़ें सुनाई दी, जबकि फायरिंग का सिलसिला 10:30 बजे के करीब बंद हुआ। इंतजामिया के एहलकार का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ताहाल नुकसानात की तफसील से आगाह नहीं किया गया। BBC की खबर के मुताबिक अपने एक बयान में कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या BLF ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इन्हीं बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद कचहरी, वाना कैडेट कॉलेज और फिर FC हेडक्वार्टर पेशावर को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये तीनों हमले अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्दों ने किए हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान की सरजमीन से अफगानिस्तान के एक और हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान में भी हमले हो रहे हैं और वहाँ मौजूद चीनी शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे ताजिकिस्तान और चीन की तरफ से भी अफगान तालिबान पर दबाव बढ़ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 5 चीनी शहरी हलाक और 5 ज़ख्मी हो चुके हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ताजिक हुक्काम और ताजिकिस्तान में चीनी सफारत खाने का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान से होने वाले 2 हमलों में 5 चीनी शहरी मारे गए हैं, जबकि 5 ज़ख्मी हो गए हैं। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में चीनी सफारत खाने ने चीनी शहरियों और कंपनियों को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर सरहदी इलाके से निकल जाएं, क्योंकि चीनी सफारत खाने के मुताबिक इतवार को अफगानिस्तान की सरहद के करीब चीनी शहरियों पर मुसल्ला हमला हुआ। इससे पहले एक और हमला हुआ था, जिसमें ताजिक हुक्काम के मुताबिक ड्रोन के जरिए ग्रेनेड गिराए गए थे और इसमें 3 चीनी शहरी मारे गए थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ताजिकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। ताजिकिस्तान पहले भी कह चुका है कि अफगान सरहद के करीब मंशियात के स्मगलर और गोल्ड माइनर सरगर्म हैं।
चीन ताजिकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार मुल्क है और दोनों ममालिक के दरमियान एक पहाड़ी सरहद है। रॉयटर्स के मुताबिक अफगान हुकूमत ने ताजिकिस्तान के हालिया बयान पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते अफगान वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि इन हमलों के पीछे एक नामालूम गिरोह है जो इलाके में बेअमनी फैलाना चाहता है और अफगान हुकूमत ताजिकिस्तान से ताउन करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ताजिकिस्तान के सदर ने अपने सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान से मुलाकात की है और सरहद की हिफाजत मजीद मजबूत करने के लिए बातचीत की है। ताजिक सदर के प्रेस सर्विस के मुताबिक सदर ने अफगान शहरियों की गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की है और ऐसे वाक़यात को दोबारा होने से रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने का कहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखी है। रात को कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुलशन इकबाल में नीपा फ्लाईओवर के करीब 3 साला बच्चा इब्राहिम अपने वालिदैन के सामने खुले मैनहोल में गिर गया था। रात भर रेस्क्यू की नाकाम कोशिशों के बाद तकरीबन 14 घंटे बाद आज बच्चे की लाश मिल गई है। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि वो गुज़िश्ता रात शॉपिंग के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर गए थे और जब वो शॉपिंग के बाद बाहर निकले तो बच्चे ने हाथ छुड़ाकर भागना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल मैनहोल के करीब खड़ी थी कि अचानक उनके सामने ही बच्चा खुले मैनहोल की वजह से गटर में जा गिरा। मैनहोल पर कोई ढक्कन मौजूद नहीं था। ऐसे में ये खबरें सामने आ रही हैं कि इब्तिदाई तौर पर सरकारी सतह पर रेस्क्यू का अमल फौरी तौर पर शुरू नहीं हुआ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक के मुताबिक बच्चे के अहले खाना ने निजी मशीनरी के ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और फिर कई घंटों बाद सरकारी मशीनरी आई, जबकि बच्चे की वालदा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम किया। मसला ये आ रहा था कि नालों का नक्शा नहीं था। KMC कह रही थी कि DMC का काम है, DMC कह रही थी कि KMC का काम है। हम शाह फैसल से आए थे कुछ शॉपिंग के लिए, लेकिन बच्चा मेरा 3 साल का है, वो बस से निकला के आगे बिल्कुल नाला खुला हुआ है और वो उसमें निकलते ही गिर गया है और वो उसके बाद से मिला ही नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम किया, कुछ टीमें, कुछ मशीन अरेंज की, इवन के डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया, लेकिन मेरे बच्चे का नहीं पता चला। यहाँ पे मसले ये आ रहे हैं कि यहाँ का मैप नहीं है, ये नहीं है। KMC वाले कहते हैं वाटर बोट करेगा, वाटर बोट वाले कहते हैं KMC करेगा, DMC करेगा। बताएं हम किसके पास जाएं? इसके अलावा बच्चे के दादा के मुताबिक रात भर सबने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू की कोशिश की, किसी ने कोई ताउन नहीं किया। जो मशीनरी आ रही है, इन्होंने ये यकीन दिलाया है कि हम इसको कर रहे हैं, अब इसको ये कर दें तो इनकी मेहरबानी। रात भर सबने अपनी मदद आपके तहत कोशिश की है, किसी ने कोई ताउन नहीं किया। इस सारी सूरत हाल में पूरी रात बच्चे को ढूंढने की कोशिशें होती रहीं। इस दौरान अहले इलाका ने एहतजाज भी किया और इतराफ की सड़कों को बंद करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई थी और यूनिवर्सिटी रोड नीपा से हसन स्क्वायर आने और जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। ताहम बाद में रास्ते को खोल दिया गया और फिर आज दिन 1 बजे के करीब यह खबर सामने आई कि बच्चे की लाश 14 घंटे के बाद मैनहोल से 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली है। इंतज़ामी गफलत और शहर के ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एक और मासूम की जान चली गई है। जमात इस्लामी ने बच्चे के गटर में गिरकर जाँ बहक होने के वाक़े पर मेयर कराची मुर्ज़ा वहाब पर सख्त तनकीद की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में बच्चों के गटर में गिरने के मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं। मेयर कराची ने सारे इदारे अपने कब्ज़े में रखे हुए हैं। कराची का निज़ाम भेड़ियों के हाथों में दे दिया गया है। रोज़ाना कराची के लोग इस तरह के वाक़यात का शिकार होते हैं, कभी ट्रॉलों के जद में आते हैं, कभी गटर में गिरते हैं और 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। इख्तियारात ये मुंतकिल करते नहीं हैं, टाउन्स को एम्पावर नहीं करते, पैसे रोक लेते हैं और उसके बावजूद भी अपने थोड़े थोड़े वसाइल से जब जमात इस्लामी के टाउन्स में काम होने लगे तो वो फरमाते हैं कि जनाब ये पैसे आपके पास कहां से आए, ये पैसे किसके पैसे हैं, ये कराची के लोग टैक्स देते हैं। तो 98% रेवेन्यू जनरेट होता है कराची से, पूरे सूबा सिंध का। ये सिंध हुकूमत इसका जवाब दे। 3,360 अरब रुपए पिछले 15 साल में कराची के खाली हैं सिंध हुकूमत ने। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्ज़ा वहाब ने वाक़े में सरकारी मशीनरी ना मिलने की तहकीकात का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इंक्वायरी कराएंगे कि मैनहोल कितने दिन से खुला था या उसे खोला गया था, इसमें किसकी लापरवाही है। इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच एक जगह जिसके बिल्कुल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी या उस वक्त खुली या खोली गई, इसको चेक किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कार्रवाई हम करेंगे। मैं वहाँ के जो इलेक्टेड यूसी चेयरमैन हैं चेक करूँगा क्या उन्होंने किसी के साथ रब्ता किया कि भाई मैनहोल कवर नहीं है
12 लाख रुपए महीना उन यूसी चेयरमैनों को अगर मिलता है तो वो किस पर्पज़ के लिए मिलता है? इसके अलावा आज सिटी काउंसिल कराची और सिंध असेंबली के इजलास में भी इस वाक़े पर बहस हुई और अपोजिशन ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज भी किया। सिंध असेंबली में अपोजिशन ने सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद की। ये जो खुले हुए मेन होल, ये जो गटर हैं, ये तो मौत को दावत देते हुए हैं। हम यहाँ पे कहते हैं हमने इतने अरबों रुपया यहाँ पे लगा दिया, कराची शहर के ऊपर लगा दिया। मैं समझता हूँ कि अगर वो इसकी मेयरशिप नहीं चला सकते तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम कोई लॉ पास कर दे कि अगर ये हादसा हुआ तो उस एरिया के जो भी जिम्मेदार है इमीडिएटली वो फायर होंगे, रिजाइन कोई नहीं करेगा, फायर होंगे, जलील हो गए वो लोग। और अगर ये वाकया उधर पेश आता रहा तो उससे एक स्टेप ऊपर, उससे एक स्टेप ऊपर, चाहे हमें भी आपको निकालना पड़े अपनी सीटों से, लेकिन कुछ तो लाएं, कुछ तो जिम्मेदारी दें, कोई तो पनिशमेंट हो। जबकि अपोजिशन को जवाब देते हुए सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि जिम्मेदारों का तयन जरूर होगा और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये मैं हाउस में बता रहा हूं, उसका तयन जरूर होगा। जो भी इसमें किसी महकमे का कोई अफसर अगर मुलविस होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कराची शहर के मसाइल कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और ये सवाल उठाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 17 साल से सूबे में हुकूमत में है और गुज़िश्ता 2 साल से ज़ायद अरसे से कराची का मेयर भी पीपल्स पार्टी से है, मगर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब से ख़राबतर होता जा रहा है। और अगर सिर्फ मैन होल्स में बच्चों के गिरने के वाक़यात का जिक्र किया जाए तो नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान के मुताबिक गुज़िश्ता साल कराची में खुले मैन होल में गिरने से 19 कमसन बच्चे जाँ बहक हो गए थे, जबकि रवां साल ऐसे वाक़यात में जाँ बहक कमसन बच्चों की तादाद 5 तक पहुँच गई। सिर्फ यही नहीं, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर पर अहम सड़कों की खस्ता हालत शहरियों के लिए शदीद मसाइल का सबब बन चुकी है। अक्सर अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना हादसात पेश आते हैं। इसके अलावा ख़राब सड़कें और नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक जैम की वजह बनते हैं। ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी रोड पर जारी BRT रेड लाइन मनसूबे की वजह से रिश्ता कई सालों से मुकम्मल नहीं हो सका है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियों की खबर के मुताबिक आलमी इदारों की मावनत से शुरू होने वाले BRT रेड लाइन बस मनसूबे के लिए फ़ंड्स 2018 में मंजूर हुए थे और तामीराती काम 2022 में शुरू हुआ और डेडलाइन 2025 की दी गई थी, मगर ताहाल ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक मनसूबा 50% मुकम्मल है। ताहम ज़राए का कहना है कि मनसूबे की लागत और वक्त दोनों में इजाफे का इम्कान है। ऐसे में शहर के सबसे मसरूफ़ यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तामीराती काम ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है और मुतबादिल रास्ते, हैवी ट्रैफिक और वाटर हाइड्रेंट्स की वजह से टूट फूट का शिकार रहते हैं और कराची की आम शाहरा यूनिवर्सिटी रोड अब सिर्फ एक सर्विस रोड बनकर रह गई है। इसके अलावा जहांगीर रोड से 3 हटी जाने और आने वाली सड़कें भी तबाहली का शिकार हैं। जहांगीर रोड के दोनों इतराफ में बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ गए हैं। इसी तरह कराची के इलाके ज़िला वस्ती की भी मुतादिद सड़कें तबाहली का शिकार हैं। इलाहाबाद शहर की कई मुख्तलिफ गलियों की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गजा में 2 साल तक इसराइल की मुसलसल और बेरहमाना बमबारी के नतीजे में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। इस तबाहकुन सूरत हाल के बाद गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से जंगबंदी कायम है, मगर इसराइल इस जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। इसराइल की जानिब से मुसल्लत की गई इस जंग ने जहां गजा के हज़ारों फ़लस्तीनियों से उनका सब कुछ छीन लिया है, वहीं माहिरीन के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस जंग का सबसे ज़्यादा सियासी फ़ायदा उठाया है और उन पर मुसलसल ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उन्होंने अपने सियासी मफादात के लिए जंग को तवील किया, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब उनके खिलाफ इसराइल में करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं। और अब गैर मामूली तौर पर नेतन्याहू ने अपने खिलाफ जारी इन्हीं करप्शन के मुकदमात में सदारती मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है और इस सिलसिले में नेतन्याहू के वकला ने इसराइली सदर को एक ख़त लिख दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार को इसराइली सदर से तवील अरसे से जारी अपने करप्शन केस में मुआफ़ी की दरख्वास्त की है और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फ़ौजदारी कार्रवाइयाँ उनकी हुक्मरानी में रुकावट बन रही हैं और मुआफ़ी इसराइल के लिए बेहतर होगी। नेतन्याहू जो मुल्क के सबसे ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आज़म रहे हैं, वो रिश्वत, फ्रॉड और एतमाद शिकनी के इल्ज़ामात की तरदीद करते आए हैं। नेतन्याहू के वकला ने इसराइली सदर को भेजे गए एक ख़त में कहा है कि वज़ीर आज़म अब भी यकीन रखते हैं कि कानूनी कार्रवाइयाँ उनकी मुकम्मल बरियत पर ख़त्म होगी। इस हवाले से नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा है कि मेरे वकला ने आज इसराइली सदर को मुआफ़ी की दरख्वास्त भेजी है। मैं तवक्को करता हूँ कि जो भी मुल्क की भलाई चाहता है वो इस इक़दाम की हिमायत करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से इन मुकदमात का सामना करने वाले नेतन्याहू और उनके वकला ने ख़त में किसी किस्म के जुर्म का एतराफ़ ही नहीं किया, जबकि इसराइल के अपोजिशन लीडर याइर लापीड ने कहा है कि नेतन्याहू को जुर्म तस्लीम किए, इस पर शर्मिंदा हुए और फ़ौरन सियासत से रिटायर हुए बगैर मुआफ़ी नहीं दी जानी चाहिए। रॉयटर्स के मुताबिक
इसराइल में आमतौर पर मुआफ़ी सिर्फ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने और मुलजिम के सज़ा याफ्ता होने के बाद दी जाती है। नेतन्याहू के वकला ने दलील दी है कि सदर अवामी मफाद के पेश नज़र मुदाखलत कर सकते हैं ताकि तकसीम को कम किया जा सके और कौमी इत्तिहाद को मजबूत किया जा सके। इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग के दफ्तर ने इस दरख्वास्त को गैर मामूली और अहम करार देते हुए कहा है कि सदर जिम्मेदारी और खुलूस के साथ इस दरख्वास्त पर गौर करेंगे। नेतन्याहू के इस खत के खिलाफ कल तल अवीव में इसराइली सदर की रिहाइश गाह के बाहर एक बड़ा एहतजाज भी किया गया, जिसमें मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वाज़ेह है कि नेतन्याहू पिछले 5 साल से करप्शन के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में इसराइली अदालत में पेश हो रहे हैं, जिनमें रिश्वत, फ्रॉड और एतमाद शिकनी के इल्ज़ाम शामिल हैं। एक केस में नेतन्याहू और उनकी बीवी सारा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अरबपति अफराद से सियासी फ़ायदों के बदले $2,60,000 से ज़्यादा मालियत के महंगे तोहफे कबूल किए, जिनमें महंगे सिगार, ज्वेलरी और शैम्पेन शामिल हैं। जबकि दीगर 2 केसेस में नेतन्याहू पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसराइल के 2 मीडिया इदारों से अपने हक़ में बेहतर कवरेज हासिल करने की कोशिश की। सूरत हाल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के आम इत्तेहादी और मजबूत हामी अमरीकी सदर ट्रंप भी इसराइल की अदालतों में जारी इस मुकदमे के खिलाफ सख्त तनकीद करते रहे हैं और सदर ट्रंप ने न सिर्फ इन मुकदमात को नेतन्याहू के खिलाफ सियासी इंतकाम करार दिया था, बल्कि इसराइली सदर से मुतअद्दिद बार नेतन्याहू को माफ़ी देने का मुतालबा भी किया था। गुज़िश्ता माह सदर ट्रंप ने ख़त में बाज़ाब्ता तौर पर इसराइली सदर से मुतालबा किया था कि वो नेतन्याहू को करप्शन के मुकदमे में मुकम्मल माफ़ी दें। इससे पहले अक्टूबर में इसराइल के दौरे के दौरान जब सदर ट्रंप ने इसराइली पार्लियामेंट से खिताब किया था, तो उस वक्त भी उन्होंने खुलेआम इसराइली सदर से नेतन्याहू को माफ़ी देने की अपील की थी। I have an idea, Mr. President. Why don't you give him a pardon? Whether we like it or not, this has been one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents. And cigars and champagne, who the hell cares about? आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।